देखिए, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव की 3 तरह की डेफिनेशन होती है। कंजर्वेटिव फोर्स होता है या तो कंजर्वेटिव फील्ड होता है। फील्ड का मतलब जैसे अर्थ के चारों तरफ एक फील्ड है, एक मैग्नेट होती है तो उसके चारों तरफ एक फील्ड होता है, एक चार्ज है तो उसके चारों तरफ एक फील्ड होता है। तो फील्ड के अंदर लगता है फोर्स। जैसे अर्थ के आसपास में यहाँ पे कोई चीज़ आ गई तो भले ही इसके साथ टच में ना हो, लेकिन क्या उस पर नीचे की तरफ एक फोर्स एनर्जी लगेगा। मैग्नेट के आसपास कोई लोहे का टुकड़ा आ गया तो क्या उस पर फोर्स लगेगा। एक चार्ज है, उसके आसपास कोई दूसरा चार्ज आ गया तो क्या उस पर अट्रैक्शन रिपल्शन का फोर्स लगेगा। तो ये होते हैं फील्ड फोर्स। फील्ड जो चारों तरफ है उसकी वजह से जो फोर्स लगता है दैट्स कॉल्ड फील्ड फोर्स। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फील्ड भी कह देते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स भी कह देते हैं ऐसा। तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, कंजर्वेटिव फोर्स या फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है। नंबर 1 फर्स्ट लिखिए भाई, देखो फर्स्ट वाली डेफिनेशन, देखिए द वर्क डन by the conservative force only depends on initial and final position doesn't depend on the path followed। ठीक है, कंजर्वेटिव वो फोर्स होते हैं जिनका वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ऐसा भी कह सकता हूँ कि कंजर्वेटिव वर्क डन by the conservative force is path independent, पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कैसे होता है। ठीक है, देखिए ऐसे सरफेस है, एक ब्लॉक रखा हुआ था, तुमने इसे यहाँ पहुँचा दिया, h हाइट ऊपर उठा के पहुँचा दिया तुमने, सही। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ होगा, mg या माइनस mgh, क्योंकि mg नीचे था h ऊपर था तो माइनस mgh, ये हुआ वर्क डन बाय ग्रेविटी। सही है, क्या तुम्हें किसी ने बताया कि तुम इसे यहाँ से कैसे लेके गए हो, ऐसे लेके गए हो, यहाँ से ले जाके तब रखा है या यहाँ रखा है, इस बात से कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं। क्या चीज़ से फर्क पड़ रहा है, बस कि उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी और उसकी फाइनल पोजीशन क्या है, उनमें क्या डिफरेंस है। तुमने चाहे यहाँ ले जाके यहाँ रखा हो, क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे। तो क्या वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है और बस इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि इनिशियल और फाइनल सिचुएशन का डिस्प्लेसमेंट कितना है विद रिस्पेक्ट टू mg। तो वर्क डन हमेशा सेम है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो ऐसे फोर्स जिनके लिए वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता उनको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो क्या ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो फॉर एन एग्जांपल लिख देता हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव। बात समझ में आई क्या, ऐसा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव कैसे देखा हमने, डेफिनेशन के हिसाब से देखा। ठीक बात, चलिए ऐसे एक स्प्रिंग को सोचते हैं, मान लीजिए एक स्प्रिंग है, ये ब्लॉक लगा हुआ था m मास का, k स्प्रिंग है। इसको जैसे ही मैंने एक बार आंखें बंद करी फिर खोली, मैंने देखा कि ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, कुछ x डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक बात है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना रहा होगा,
वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि फोर्स किधर लगा हुआ हमेशा? इधर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ है? इधर की तरफ, तो क्या हो गया? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक बात। ये ब्लॉक यहाँ से इस वाली पोजीशन में कैसे ले जाया गया है? सीधे ऐसे खींच के ले जाया गया है, ऐसे ले जाया गया है, इधर से गया है, यहाँ से खींच के तब यहाँ रखा था, ऐसे पकड़ के खींच। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, एक्स क्या है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस। वो ये यहाँ से गया है ऐसे करके, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके, तो तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे गया है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझको। तो स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क डन है वो पाथ इंडिपेंडेंट है। तो स्प्रिंग फोर्स कैसा हुआ? स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव। सही है क्या? ओके। देखिए, एक ब्लॉक रखा था कहीं ज़मीन पर रखा है, यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है एक ब्लॉक। तुम इसे यहाँ से यहाँ लेके गए कि इधर एल इधर एल, यहाँ पहुँचा दिया तुमने। ठीक है। और जब तुम ऐसे पकड़ के लेके जा रहे हो ऐसे और ऐसे, तो फ्रिक्शन लग रहा होगा। किधर लग रहा होगा? जब यहाँ से यहाँ जाएगा किधर लग रहा होगा फ्रिक्शन, और जब यहाँ से यहाँ जा रहा होगा तो किधर लग रहा होगा? ऐसे लग रहा होगा। सही है। फ्रिक्शन का वर्क डन यहाँ पे कितना होगा? फ्रिक्शन होगा म्यू जी, और एल डिस्टेंस चला, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? पीछे। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? आगे। तो नेगेटिव हुआ क्या वर्क डन? ठीक है। फिर यहाँ गया ऐसे, तो क्या वंस अगेन नेगेटिव हुआ? क्या ये है टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शन कितना हुआ? -2FL। ऐसा हुआ वर्क डन। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन। अब अगर मैं इस ब्लॉक को सीधा ऐसे करके ले जाऊं तो वर्क डन क्या होगा? ये L, ये कितनी है? L√2। तो अगर मैं सीधा यहाँ से यहाँ लेके जाऊँ, इसको कह रहे हैं हम पाथ 1, और ये वाला है पाथ 2। तो पाथ 1 पे जो वर्क डन था वो मैंने निकाला ये। अब मैं निकाल रहा हूँ पाथ 2 पे वर्क डन कितना आएगा? -FL√2। ऐसा क्या है? दोनों सेम है? नहीं। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होता है। तो क्या वो कंजर्वेटिव है? क्या है वो? तो फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है भाई, नोट करो। ठीक है। डेफिनेशन सब सेम है, डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहने का तरीका सब में अलग अलग है। टू जो डेफिनेशन है वो कुछ खास नहीं है, इसी का थोड़ा सा चेंज करके है। ठीक है। कि वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स work done by a conservative force on complete round trip is 0। कंप्लीट राउंड ट्रिप इज 0। कंप्लीट राउंड ट्रिप का मतलब क्या होता है? जहां से चला था वहीं पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0। तो वर्क डन क्या होगा? ऐसा लिख रखा बस। तो ये बात तो सेट हो रही है, क्या दिक्कत है? वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इन अ कंप्लीट राउंड ट्रिप इज 0। ठीक है जी। तो जैसे ग्रेविटी का एग्जांपल था, तो अगर एक पार्टिकल जहाँ से चला और एंड में वहीं पहुँच गया, तो ग्रेविटी का वर्क डन 0। ठीक है क्या? ओके। क्या फ्रिक्शन में ऐसा पॉसिबल है? ये पार्टिकल ऐसे गया, यहाँ गया, वापस आ गया,
तो यहाँ पे फोर्स कहाँ लग रहा था, पीछे की तरफ। यहाँ जा रहा था फोर्स किधर लगा था, इधर। जब यहाँ से आ जाएगा फोर्स किधर लगेगा, ऐसे। तो क्या यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, जीरो कैसे हो जाएगा। तो फ्रिक्शन का जो वर्क डन है वो कंप्लीट राउंड ट्रिप पे जीरो नहीं होगा, लेकिन वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स जीरो हो जाएगा। कैसे, एम मास का ब्लॉक था, यहाँ लेके गए, ऐसे ले गए, वापस यहीं ले आए। तो ऊपर जाते हुए जो वर्क डन हुआ वो कैसा हुआ, नेगेटिव। नीचे आते हुए वर्क डन कैसा हुआ, पॉजिटिव। तो टोटल वर्क डन भी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसमें देखिए जब आप इधर लेके जा रहे थे तो फोर्स कहाँ लग रहा था, इधर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट कहाँ था, इधर। तो वर्क डन कैसा था, नेगेटिव। और जब इसे यहाँ से छोड़ेंगे, इधर जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, इधर। के एक्स भी होगा इधर। तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। तो जितना पहले था नेगेटिव, फिर उतना है पॉजिटिव, नेट इज इक्वल टू जीरो। वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा तब। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, फ्रिक्शन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं। ये जो डिसिपेटिंग वाले जितने भी फोर्स हैं, विस्कस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है जी, ये सारे और एक होता है विस्कस फोर्स, हाँ, ये जो सब हैं ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हैं। जो भी फील्ड फोर्सेज हैं या फिर स्प्रिंग फोर्स है, ये सारे कंजर्वेटिव हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव है, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है। बट अभी जो हम पोर्शन पढ़ रहे हैं उसमें ग्रेविटेशनल स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव और फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव, ऐसे याद रखेंगे, काम चल जाएगा अपना। आगे चलते हैं, डेफिनेशन नंबर 3, वो इम्पॉर्टेंट है, उसके बेस पे कुछ कुछ सवाल भी बन सकते हैं। नंबर 3, if force F is conservative, then potential energy U will be defined फॉर द फोर्स। जो भी कोई फोर्स कंजर्वेटिव है उसके लिए एक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। जैसे ग्रेविटेशन के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग की जो एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, भाई के एक्स फोर्स है तो उसकी एक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक बात, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी यू डिफाइन होती है। एंड फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी आर related by the relation F is equal to minus du by dr, या फिर U is equal to minus F डॉट dr। ठीक है भाई, ये वेक्टर है F डॉट dr, या फिर F is equal to minus du अपॉन dr। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, हाउ द पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स आर रिलेटेड, कंजर्वेटिव फोर्स है ना, कोई चाह होता है यहाँ पे छोटा सा सी भी लिख सकते हैं कि सी फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, नोट करो पहले, अब इसमें कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे। अच्छा, तो जो भी कोई कंजर्वेटिव फोर्स है उन सब के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। ठीक है, जैसे फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन के लिए कोई पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है। विस्कस फोर्स होता है, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए पोटेंशियल एनर्जी है, स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये कंजर्वेटिव है। ठीक है, हाउ दे आर रिलेटेड अभी देखते हैं भाई कि इन सवालों का क्या मतलब है। फिर जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी stored in a stretched spring, कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उसमें, बताइए। U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, इतनी पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होती है। तो अगर मैं इसे स्प्रिंग फोर्स निकालना चाहूँ तो स्प्रिंग फोर्स कैसे आना चाहिए, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, ऐसा करके आना चाहिए, है ना। x एक ही डायमेंशन में हो रहा है इसलिए x लिख रहा हूँ, ज़्यादा में हो रहा होता r लिख रहा होता तो माइनस डी अपॉन डी एक्स, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा बताओ। हाँ, माइनस के बाई टू बाहर, हाँ 2x आ जाएगा,
कितना हो गया माइनस के एक्स, यही स्प्रिंग फोर्स होता है क्या? ठीक है जी। तो स्प्रिंग फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी निकाली जा सकती है और पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकाला जाता है। उल्टा करके देखते हैं कि अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी ना पता होती, मुझे तो बस कंजर्वेटिव फोर्स पता होता ऐसा, तो क्या लिखता मैं यहाँ पे के एक्स डी एक्स, एक नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, डी फॉर्म कितना किया आपने, मान लीजिए 0 to x कर दिया, तो कितना हो गया के एक्स स्क्वायर बाई 2 इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपको फोर्स पता है तो उससे पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी पता है तो उससे फोर्स निकाल सकते हो, ऐसा सही है क्या? ओके, देखिए जैसे एक ब्लॉक रखा है यहाँ पे ऐसे, सॉरी एक ब्लॉक रखा है उसका मास है m, उसको मैं h हाइट ऊपर लेके जाऊँ यहाँ पे, तो इसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? h हाइट ले गया, डेल्टा u चेंज कितना हो जाएगा? mgh, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ? माइनस mgh। तो क्या वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है वो माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। और वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट डी आर टाइप का होता है क्या? इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर किसके बराबर है? ये माइनस को अगर मैं यहाँ से इधर लग लूँ तो वही तो डेफिनेशन है ये। तो आप ऐसा कह लो या फिर आप इसको कह दो कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा कह दो, सेम बात है दोनों। यहाँ पे देख लिया तुमने ऐसा, सही है। स्प्रिंग का वर्क डन कितना होता है? स्प्रिंग को खींचने का माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी? प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो ऐसा करके, तो ठीक है। एग्जाम्पल समझ गया दोनों, ठीक है। इनके थ्रू पोटेंशियल एनर्जी निकाली भी जाती है या पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकाले जाते हैं, ठीक है। चलो पहले नोट करो दोनों क्वेश्चन, फिर कुछ छोटे सवाल करके देखेंगे इसके ऊपर। ये हैं तीनों डेफिनेशन, देखिए इसको थोड़ा ओपन करके लिखेंगे। क्या होता है? आर पोजीशन वेक्टर क्या होता है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ऐसा। डेल्टा आर ये क्या होता होगा? डेल्टा एक्स आई डेल्टा वाई जे डेल्टा जेड के। डी आर क्या होता होगा? डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के। यहाँ पे एक वेक्टर आ रहा है डी वाई डी आर, ये वाला डी वाई डी आर। तो डी वाई डी आर क्या होता होगा? डी वाई डी एक्स आई डी वाई जे डी वाई डी जेड के, है ना। डेल कहते हैं इनको, डेल, ठीक है। ये तो है डिफरेंशिएशन, प्रॉपर डिफरेंशिएशन। ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है जी। तो डेल बाई डेल एक्स, इसको क्या कहते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ट्रीटिंग y and z as कांस्टेंट, ऐसा। इसी तरह डेल बाई डेल वाई क्या होगा? पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रीटिंग एक्स जेड एज कांस्टेंट। और डेल बाई डेल जेड पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड ट्रीटिंग एक्स एंड वाई एज कांस्टेंट, ठीक है। अब आओ अपने फॉर्मूले में, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, ऐसा लिखा हुआ है। तो जो U है वो तो स्केलर क्वांटिटी है, और ये तुमको जो फोर्स निकालना है उससे वो कैसा है? वेक्टर, ठीक बात है। स्केलर से वेक्टर कैसा आएगा? तो इसका मतलब ये वाली जो चीज़ है ये वेक्टर है, तब ये वेक्टर आएगा। तो जब ये वेक्टर लिख रखी है आपने, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है डेल बाई डेल एक्स आई डेल बाई डेल वाई जे डेल बाई डेल जेड के, और साथ में कौन? u। अब u तो एक स्केलर है, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो क्या हो जाएगा? डेल u बाई डेल एक्स आई डेल u बाई डेल वाई जे डेल u बाई डेल जेड के, सही है। ये कौन हुआ? तो पोटेंशियल एनर्जी का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन ट्रीटिंग y एंड z कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन ट्रीटिंग x एंड z कांस्टेंट, और ये ऐसे z के रेस्पेक्ट में पार्शियल।
ये हुआ पूरा प्रॉपरली फॉर्मूला। अगर कहीं स्पेस वेरिंग पोटेंशियल एनर्जी दे रखी हो तो ये एक तरीका हो गया। अब जो अगला वाला फॉर्मूला लिखा है, U इजिकल टू इंटीग्रेशन माइनस एफ डॉट डी आर, उसका तो सिंपल मतलब है, देखिए इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर ऐसा है। डी आर क्या है, ये तो पढ़ा है हमने पहले भी, माइनस इंटीग्रेशन एफ कैसा हो सकता है, क्या उसमें एक्स कॉम्पोनेंट हो सकता है, वाई कॉम्पोनेंट हो सकता है, जेड कॉम्पोनेंट हो सकता है, डॉट ये क्या होगा, डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के, ऐसा उनका क्या होना है दोनों का, क्या होगा डॉट बताओ, एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड। लो है, फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी निकालना और पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकालने के फॉर्मूले हो गए। कोई तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी का कोई फंक्शन दे और फोर्स पूछे तो भाई ये हो गया फॉर्मूला, और अगर फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो ये हो गया फॉर्मूला। सही है, ये सारे फॉर्मूले एक जगह पे इकट्ठे करने हैं, फिर इनको याद करना है। बोलो भाई समझे क्या, ये है मैथमेटिक्स वाला काम, ये था सब समझने वाला काम। ठीक है, चलो वो नोट करो, अब इस पर कुछ सवाल करके देखेंगे। ये क्या दिया हुआ है मुझे, पोटेंशियल एनर्जी, और निकालना है मुझे इससे फोर्स। क्या फॉर्मूला है, ये वाला लगा देता हूँ। तो F इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल एक्स, एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब आई, डेल बाई डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब जे, डेल बाई डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब के। सीधा लिख दिया ऐसा, लिखा है ऐसा। अब बस अब काम क्या है, डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, लेकिन नॉर्मल डिफरेंशिएशन नहीं है, वाई और जेड को कांस्टेंट यानी कि इनको छेड़ना नहीं है, इसका करना है बस। कितना हो गया 2x, तो माइनस का निशान ये वाला एज इट इज 2x, वाई और जेड को किसी ने नहीं छेड़ा है आई, बस माइनस ये एज इट इज। अब बताओ किसका होना है, वाई का कितना हो गया 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर वाई और क्या 3z स्क्वायर के हो गया। सही है, ये हो गया भाई फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकालना। सही है, जैसे चलिए एक और सवाल करके देखेंगे, आसान वाला, ये पूछा गया है पहले कभी कि x प्लस वाई प्लस जेड ऐसी पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है तो फोर्स क्या होगा इसका, चल बिना करे बता दे। इस जगह पे क्या लिखेगा, ऐसा लिखेगा। अब x के रेस्पेक्ट में पार्शियल करेगा, उसका कितना आएगा बता, इसका कितना आएगा 1, इसका कितना आएगा, क्यों, क्योंकि हमें y को क्या ट्रीट करना है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, z का 0, यहाँ क्यों नहीं हुआ था तो इनका 0, मल्टीप्लिकेशन में थे, तो कितना बचा बस 1। तो इस सारे को सॉल्व करके क्या आएगा 1 माइनस और आई माइनस आई, अगला वाला होता है माइनस जे, फिर लो भाई ये हो गया फोर्स आई प्लस जे प्लस के विद एन एडर साइन, ऐसा हो गया फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकालना, एक तो सवाल होते हैं ये, एक होता है फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी निकालना। ठीक है, फोर्स दिया हुआ है सपोज मुझे कहीं पे कि F इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ऐसा फोर्स दिया हुआ है मुझको कहीं पे, और मुझे कहा पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो इसकी। ठीक है, फाइंड
potential energy at 1, 2, 3 and assume potential energy at origin is 0. ठीक है, ये क्यों बता रहा हूं मैं पोटेंशियल एनर्जी एट ओरिजिन इज अज्यूम टू बी 0? क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल ही नहीं सकते। हम क्या निकाल सकते हैं? चेंज। तो मैं पूछ रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी बता दो, इसमें मैं निकाल ही नहीं सकता जब तक मुझको रेफरेंस ना पता हो। तो मैंने एक रेफरेंस बनाया पहले कि वहाँ 0 होती है। ठीक है, क्या फॉर्मूला लगाया बताइए? u इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या, एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई, एफ जेड डी जेड, ऐसा लगेगा। माइनस इंटीग्रेशन एफ एक्स कौन है? एक्स डी एक्स माइनस माइनस मतलब सप्लाई कर दूँ ना, ओपन कर दूँ ना, एफ वाई डी वाई, एफ जेड डी जेड, ऐसा। अब सॉरी, एफ वाई की जगह क्या रखूँ और एफ जेड की जगह सही, लिमिट क्या रखूँ बताओ? 0 से 1, 0 से 2, कितना होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है, वाई स्क्वायर अपॉन 2 होता है, जेड स्क्वायर अपॉन 2 होता है। लिमिट 0 से 1, लिमिट 0 से 2, लिमिट 0 से 3। अपर लिमिट डलेगी 1/2 आएगा, 0 पे तो 0 ही, माइनस ये वाली लिमिट डलेगी, कितना आएगा? 4, 4/2, ये कितना आएगा? कितना हो गया? 14/2 माइनस 7। ठीक है क्या? फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी निकालना। ठीक है, अभी तो मैंने आसान सवाल कर दिया। ठीक है जी, तो ऐसे ही करना है। अब एक थोड़ा सा कि भाई अगर कुछ ऐसा दे दिया तो क्या करूँगा? yi प्लस एक्स जे ऐसा दे दिया, तो अब क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे? u इज इक्वल टू माइनस, मुझे तो क्या लिखना है? एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई, एफ जेड, ऐसा लिखना ना मुझको। तो भाई एफ एक्स की जगह क्या रखूँगा? वाई डी एक्स, एक्स डी वाई, वो तो 0 हो गया, कुछ था ही नहीं क्योंकि। सही है क्या? अब बताइए क्या लिखी जाएगी पोटेंशियल एनर्जी? इसमें से अगर मैं इंटीग्रेशन को बाहर लिख लूँ तो एक्स डी वाई, और ऐसा लिखूँगा क्या? अब x के साथ y बैठा है, y के साथ x बैठा है, डिफरेंशिएशन में तो 0 हो जाता है, चलो कि y का 0 हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ ये तो, और वेरी तो ये भी कर रहा है, y वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है, तो ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स निकालते हुए क्या हमने इसे कुछ लिख दिया था? क्या मैंने एक जुगाड़ बनाया था ऐसा, है ना? ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का करा y प्लस, फिर x को रखा dy बाई डी एक्स, तो ये क्या हो गया? डी एक्स वाई इज इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। तो ये सारी चीज़ ये बैठी हुई, उसकी जगह ये लिखना है, तो क्या हो जाएगा? माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स वाई, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक्स वाई। ठीक है, कोई लिमिट दे रखी है, वो लिमिट रख दो कि 0 0 से ले करके एक्स और वाई तक की लिमिट है, ऐसा। ये आ गए भाई पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक स्टैंडर्ड टाइप का सवाल है, याद रखा जाएगा ऐसा कि अगर y के साथ है कि x के साथ y घुस जाए तो क्या करना होता है। ठीक है भाई, तो इन दोनों से मिलाकर फंक्शन बन जाता है ऐसा। ठीक है क्या? अच्छा हाँ ठीक है, नोट करो। पावर सर्कुलर मोशन,